हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 11 जनवरी और आज के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं और एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली झारखंड स्टूडेंट्स के लिए या फिर स्पेशली मैं कह लूँ तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग खूंटी डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के रीजन से बिलोंग करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट की, जो हमारी ही इंस्टीट्यूट है, वो है संकल्प इंस्टीट्यूट। तो संकल्प इंस्टीट्यूट का मैंने जिक्र इसलिए किया कि अगर किसी को कोई अगर इस रीजन से बिलोंग करता है, स्पेशली खूंटी रीजन से बिलोंग करता है और उसके आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करता है और वो एक बढ़िया ऑप्शन खोज रहा है इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये संकल्प इंस्टीट्यूट उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि अगर किसी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेना है या कंप्यूटर कोर्स करना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि डीसीए, एडीसीए, टैली और स्पेशली टाइपिंग। टाइपिंग इसलिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि स्टेनोग्राफर का अगर एग्जाम को अगर हम लोग ले लें तो उसमें टाइपिंग की स्पीड को फर्स्ट कंसिडर किया जाता है। तो अगर टाइपिंग का अगर क्लास आपको करना है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वो भी यहाँ पे कराया जाता है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का अगर आपको क्लास करना है, जो कि स्पोकन इंग्लिश काफ़ी मजबूत होनी चाहिए आपके, अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है तो स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। साथ ही साथ अगर बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जेटेट, सीटेट, आर्मी एंड मेनी मोर। कुछ एकेडमिक कोर्सेज भी यहाँ पे कराए जाते हैं, जैसे आईएससी, बीएससी और एमएससी। कुछ फंडामेंटल कोर्सेज भी है, जैसे स्टैंडर्ड 1 से अगर छोटे बच्चे हैं स्टैंडर्ड 10 तक के, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर जैक बोर्ड से हो, दोनों यहाँ पे आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीएड की भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर बीएड करना है आपको, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि 9 साल से लगातार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट देने वाला ये एकमात्र संस्थान आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये इसका लोगो है, अगर आप लोगो देखना चाहते हैं तो मैं ये लोगो आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर स्पेशल डिस्काउंट आपको चाहिए, तो आप इस मेरा जो चैनल है स्टडी विथ मी, इसका रेफरेंस लेकर आप यहाँ पे कॉल करते हैं या फिर विजिट करते हैं अपना फाइनल एडमिशन के लिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। और जो वहाँ के डायरेक्टर हैं हमारे सर जो हैं, आप जो राजेश सर हैं हमारे, उनसे आप बात कर कर यहाँ पे एडमिशन सीधा सीधा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एड्रेस भी यहाँ पे शेयर कर दिया है और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई। आज का जो करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन है 11 जनवरी का, वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है सर्वे ऑफ डिफेंस लैंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, डिफेंस लैंड को क्या क्या सर्वे होना है, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर। तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ नियरली 18 लाख एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड scattered across 4900 पॉकेट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सर्वे किया जहां पर 18 लाख एकड़ जो डिफेंस लैंड है वो फैला हुआ है करीब इतने एरियाज में हमारे कंट्री में, जिसका कि इफेक्टिव यूज होना चाहिए एक प्लानिंग के तहत और उसको प्रिवेंटिंग इंक्रोचमेंट्स होना चाहिए ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। तो क्या की पॉइंट्स रखे गए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट सिंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद अब तक का ये पहला बार ऐसा है जो इस तरह का अचीवमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। इंटायर जो डिफेंस लैंड है हैज बीन सर्वेड बाय यूजिंग लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजी, और जो डिफेंस लैंड है उसका जो सर्वे है वो अब लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा। एंड इन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉकेट्स
इन एसोसिएशन विद द रेवेन्यू अथॉरिटीज ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, और वेरियस जो जिस स्टेट में भी सर्वे किया जाएगा वहां के रेवेन्यू अथॉरिटीज से अथॉरिटी लेकर, परमिशन लेकर, वहां के स्टेट गवर्नमेंट से सब चीज अथॉरिटी लेकर ही ये सब किया जाएगा। ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? तो मॉडर्न सर्वे टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ईटीएस जिसको बोला जाता है, और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी डीजीपीएस जिसको बोला जाता है, इसके माध्यम से हम सर्वे करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब ईटीएस क्या है? तो ईटीएस इज इंटीग्रेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट to measure both vertical and horizontal angles and the slope distance from the instrument to a particular point, and on a board computer to collect data and perform triangulation calculation। ठीक है। ETS जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, वो दूर से ही मेजर कर लेता है, वर्टिकली भी मेजर कर लेता है और हॉरिजेंटली भी मेजर कर लेता है एंगल्स को, और स्लोप के डिस्टेंस को भी वो फाइंड आउट कर लेता है विथ ए पार्टिकुलर पॉइंट। और ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये कंप्यूटर के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है और एक कैलकुलेशन के माध्यम से उसका जो है फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है कि आखिर कितना एरिया है। और सेकेंड जो मेथड है वो जीडीपीएस है, जो कि एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ जीपीएस नेविगेशन है। जीपीएस का ही पार्ट है लेकिन उसका एक एडवांस नेविगेशन रूप है, प्रकार है ये, विच प्रोवाइड्स ग्रेटर पोजिशनिंग एक्यूरेसी देन द स्टैंडर्ड जीपीएस। आज जो हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको डीजीपीएस के माध्यम से हमें मिलेगी, और इसी दो मेथड से हमारा सर्वे होना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रोन के माध्यम से हुआ। ये ड्रोन इमेजरी एंड सैटेलाइट इमेजरी बेस्ड सर्वे है, वेयर लिवरेज्ड फॉर रिलायबल, रोबस्ट एंड टाइम बाउंड आउटकम्स। ठीक है। ड्रोन तो आपको पता ही होगा, इस तरह से कुछ होता है जो आपको यहाँ कैमरा लगा होता है जो कि रिमोट वगैरह से कंट्रोल किया जाता है, और जो डेटा है कि पिक्चर्स है उस एरिया का कलेक्ट किया जा सकता है कि आखिर उस एरिया में कितनी खाली जमीन है, कहाँ पे क्या बिल्डिंग्स है, सारा चीज का इंफॉर्मेशन इसके हमें पता चल जाता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी पहली बार है कि ड्रोन इमेजनरी बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा फॉर सर्वेस लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड इन राजस्थान में जितने भी एक लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ जो डिफेंस लैंड है उसका सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिसाइड दिस सैटेलाइट इमेजनरी बेस्ड सर्वे वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सर्टेन डिफेंस लैंड पॉकेट्स। पहली बार है कि इस तरह से सैटेलाइट इमेजनरी बेस्ड सर्वे किया जा रहा है किसी डिफेंस लैंड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 3D मॉडलिंग टेक्निक्स। 3D मॉडलिंग टेक्निक्स जो है वो बेस्ड है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ डिफेंस लैंड इन हिली एरियाज have also been introduced by utilizing digital elevation model। ये जो 3D मॉडलिंग टेक्निक्स है, ये जो डिफेंस लैंड कुछ हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं, कुछ हिली एरियाज में भी ये कवर्ड है, तो उसका एक्यूरेसी, उसको कैलकुलेट करना, उसको विजुलाइज करने का काम इस 3D मॉडलिंग टेक्निक से किया जाएगा, जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल एलिवेशन मॉडल के तहत इन एसोसिएशन विथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो बार्क है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके एसोसिएशन से ये किया जाएगा। ठीक है। हिली एरियाज के डिफेंस लैंड को सर्वे करने का काम किया जाएगा। अ डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो डैम है इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेयर ग्राउंड, बेयर अर्थ, टोपोग्राफिक सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सक्लूडिंग ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड एनी अदर सरफेस ऑब्जेक्ट्स। जो EDM है, ये रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राउंड का, टोपोग्राफिक सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन एक्सक्लूड किया जाएगा किस टोपोग्राफिक सरफेस जो है उसमें इसे किन किन चीजों को एग्जैक्टली एक्सक्लूड किया जाएगा। तो उसमें ट्रीज, बिल्डिंग्स और वो कोई अदर सरफेस ऑब्जेक्ट है तो उसको इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ऑफ दिस अचीवमेंट। क्या होगा कि दिस मैमूथ एक्सरसाइज, यानी इतना बड़ा जो एक्सरसाइज है सर्वे का, ये नियरली 18 लाख एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड के लिए होना है, इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ लिवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर लैंड सर्वे। ये एक बहुत बड़ा एक कदम
एक यूनिक एग्जाम्पल ये सेटअप करेगा कि किस तरह से लैंड का सर्वे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने बेहतर तरीके से हो पा रहा है इन ए शॉर्ट टाइम इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्फेसाइज ऑन डिजिटल इंडिया। ये शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। कंडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्फेसाइज से, जो कि डिजिटल इंडिया के अंदर ही आता है प्रोग्राम के अंतर्गत। कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं और इतने साल के बाद ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। ऑल्सो मेक इट ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। और इस मिशन को सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉर लैंड सर्वे। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE ऑन लैंड सर्वे एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो GIS है, मैपिंग हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट्स मैनेजमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफेंस स्टेट्स ऑफिशियल्स इन द फील्ड ऑफ लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जो लैंड सर्वे करा रहा है, तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मैपिंग का काम करेगा और स्टैब्लिश होगा अंडर किसके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट्स मैनेजमेंट के तहत, जिसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करेगा जो डिफेंस स्टेट्स ऑफिशियल्स इन द फील्ड ऑफ लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो CU इसका एम क्या होगा, बेसिकली क्या है कि एपेक्स सर्वे इंस्टीट्यूशन ये कैपेबल है ऑफ इम्पैक्टिंग ट्रेनिंग ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें ट्रेनिंग भी देना है, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ऑफिसर्स को हर एक लेवल पर, सेंट्रल डिपार्टमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के भी। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जो प्रीलिम से इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक वो डिजिटल इंडिया है और आजादी का अमृत महोत्सव है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं ना 4 ऑप्शंस वाले, उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और मेंस जो होता है, जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह होता है, उसमें इन जो रोल ऑफ इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन लैंड सर्वे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लिया जाएगा कि आखिर लैंड सर्वे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स क्या है इस टॉपिक का, तो PIB से ये सोर्स है, तो अलग अलग सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है वीर बाल दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस क्या है न्यूज, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट 26 December shall henceforth be marked as वीर बाल दिवस। यानी अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, टू पे होमेज टू द करेज ऑफ द साहिबजादेज। ठीक है, इनको करेज करने के लिए, होमेज टू द करेज ऑफ द साहिबजादेज, 4 sons ऑफ गुरु गोविंद सिंह। साहिबजादेज जो है 4 बेटे हैं, किनके, गुरु गोविंद सिंह के, जो लास्ट सिख गुरु हैं, जो लास्ट सिख गुरु हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाने की प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि while all fours were martyred, the date has been chosen as it was the day observed as the martyrdom day of the Sahibzades Jorwar Singh and Fateh Singh, who were killed at the tender age of 6 and 9 in Sri Hind Punjab by Mughal forces। यानी इनके जो 2 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, इस डेट को इसलिए चुना गया 26 दिसंबर क्योंकि इसी डेट को साहिबजादे जोरवार सिंह जो हैं और फतेह सिंह को है, इनको मार दिया गया था, वो किल कर दिए गए थे एक छोटे से एज में। एक का एज था 6 साल, एक का एज था 9 साल, और इनको श्री हिंद पंजाब में मुगल फोर्सेस के द्वारा किल कर दिया गया था इस डेट को, इसलिए ये डेट चुना गया। कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं अबाउट साहिबजादे जोरवार सिंह और फतेह सिंह। तो साहिबजादे जोरवार जो सिंह है और जो साहिबजादे फतेह सिंह है, अमॉन्ग्स ऑल मोस्ट रिवर्स्ड मैट्रियर्स इन सिखिज्म। ठीक है, सिखिज्म से बिलोंग करते थे वो,
ठीक है, अमंग, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल सोल्जर बिसाइड आनंदपुर साहेब ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्पेरर औरंगजेब 1704। द टू सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह वेर कैप्चर्ड। ठीक है, औरंगजेब ने ये ऑर्डर पास किया था 1704 में, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे को कैप्चर कर लिया गया था। दे वेर ऑफर्ड सेफ पैसेज इफ दे बिकेम मुस्लिम। इनको बोला गया था कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हो तो। दे बोथ रिफ्यूज, लेकिन दोनों ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड सो दे वेर सेंटेंस्ड टू डेथ, और इसलिए उनको मार दिया गया। वेर ब्रिग्ड अलाइव्ड, वेर ब्रिग्ड अलाइव्ड। दे टू ग्रेट प्रिफर्ड डेथ इंस्टेड ऑफ डिवेटिंग फ्रॉम द नोबल प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। उन्होंने मरना पसंद किया, मरने के ऑप्शन को चुना, ना कि अपने धर्म को उन्होंने बचाया। जो सिखिज्म है उसको सेफगार्ड किया, बोला कि आप मुझे मार दो लेकिन मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, वो भी इतने छोटे से उम्र में। एक का एज था 9 साल, एक का एज था 6 साल। ठीक है, तो ये थी बैकग्राउंड इसके लिए। ठीक है, अब अबाउट गुरु गोविंद सिंह थोड़ा देख लेते हैं कि द लास्ट एंड 10th सिख गुरुज, ये 10वें सिख गुरु थे और लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में इन पटना, बिहार। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज बेस्ड ऑन द नानक शाही कैलेंडर, नानक शाही कैलेंडर पर इनका बर्थ एनिवर्सरी बेस्ड है। ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ 9, 9 साल की उम्र में इनको सिख गुरु बना दिया गया था। फॉलोइंग द डिमाइंस ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। द 9th सिख गुरु, इनके पिता जो थे वो 9th सिख गुरु थे, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के बेटे, जो कि 9 साल की उम्र में गुरु बने थे। ही वॉज असैसिनेटेड इन 1708 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कंट्रीब्यूशन क्या है रिलीजियस में, तो ही इज नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सिख रिलीजन। सिख जो धर्म है, रिलीजन है, उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्बन टू कवर हेयर, और जो पगड़ी जो बांधा जाता है इसको भी इंट्रोड्यूस करने का काम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। ही ऑल्सो फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा, जो कि द 5 केज जिसको बोला जाता है उसको भी इंट्रोड्यूस फाउंड इन्होंने ही किया था। खालसा यानी द 5 केस। 5 के क्या है, यानी केस, अनकट हेयर यानी बाल नहीं काटना है, कंघा यानी वुडन कॉम कंघा, कारा आयरन और स्टील ब्रेसलेट ये सब पहनना है, किरपान यानी डगर, एंड कछेरा यानी शॉर्ट ब्रीचेस। तो ये 5 के को फॉलो करना यानी खालसा, जिसको कि सिख धर्म के लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें भी गुरु गोविंद सिंह का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि these were the 5 articles of faith that a खालसा must allows adorn। ये 5 चीजें हैं जो कि खालसा के रूप में हम लोग जानते हैं, सिख गुरु लोग जो इसे फॉलो करते हैं। He also laid down many other rules for the Khalsa warriors to follow, like abstracting from tobacco, alcohol, halal meat। द खालसा यानी कि ये लोग इसको टोबैको यानी गुटखा वगैरह, शराब वगैरह और हलाल मीट को भी ये लोग लेने से मना करते थे, खालसा जो वॉरियर्स होते थे। खालसा वॉरियर वाज आल्सो ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल फ्रॉम प्रेसुएशन, और इनोसेंट जो पीपुल हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम खालसा वॉरियर करते थे, ये उनका ड्यूटी होता था, मतलब ऐसे ड्यूटी उनको बोला जाता था ऐसा करने के लिए। He named Guru Granth Sahib the religious text of the Khalsa, and the Sikhs are the next guru of the two communities। ठीक है, मार्टियल क्या है कि he fought against the Mughals in the Battle of Muktsar in 1705। 1705 में बैटल ऑफ मुक्तसर में मुगल्स के अगेंस्ट लड़े थे। इन द बैटल ऑफ आनंदपुर 1704 में भी जो द गुरु लॉस्ट हिज मदर, अपने माँ को खोया था उन्होंने, एंड 2 माइनर सन्स हु वेर एग्जीक्यूटेड। हिज एल्डेस्ट सन ऑल्सो डाइड इन बैटल, उनका जो एल्डेस्ट सन था वो भी बैटल में ही मारा गया था। लिटरेसी क्या था उनका, लिटरेसी क्या, तो हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड द जाप साहेब, बेंटी चौपाई, अमृत सवेई एक्सेट्रा। ठीक है,
ही ऑल्सो रोड द जाफरनामा इनके द्वारा ही लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह, विच वॉज ए लेटर टू द मुगल एम्पर औरंगजेब, जो कि एक लेटर था मुगल एम्पर को, जो कि औरंगजेब थे उस समय, उनको उन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये जो सोर्स है इस टॉपिक का वो द हिंदू से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अब जो बैकग्राउंड के साथ साथ सभी चीजों को मैंने यहाँ कवर किया है, तो वीर बाल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 2022। ठीक है, क्या है न्यूज में, क्या है ये, तो प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट में जो जितने भी इंडियन कम्युनिटी है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसको मार्क करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई डे, इसको एनआरआई डे भी बोला जाता है। ठीक है, देख लीजिए की पॉइंट्स क्या है, तो बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कहां से ये शुरुआत हुआ था। तो बैकग्राउंड है कि 9 जनवरी वॉज चूजन एज द डे टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस सिंस इट वॉज ऑन दिस डे। इसी तारीख को 9 जनवरी को 1915 में दैट महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं, जिनको सबसे बड़ा प्रवासी बोला जाता है, वो इंडिया आए थे। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। लीड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज द लाइफ ऑफ इंडियंस फॉर एवर। इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा योगदान दिया था और इन्होंने इंडियंस को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया था। दिस डे केम इनटू इफेक्ट इन 2003, यानी 2003 से हर साल ये डे बनाया जा रहा है, बट इन 2015 इट वाज रिवाइज्ड, 2015 में इसे रिवाइज किया गया एंड डिसाइड किया गया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी 2 ईयर्स, और अब इसे हर 2 साल में मनाया जाएगा। इट वाज देन ए थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस दैट वाज सेट अप एवरी ईयर ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, और इंटरिम पीरियड में कॉन्फ्रेंस किया जाता है ताकि इस डे को सेलिब्रेट, थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस किया जाता है। दैट वाज सेट अप एवरी ईयर ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, यानी कि हर 2 साल में, यानी कि इस साल मनाया, फिर उस साल ने, फिर अगले हर 2 साल में इसे मनाया जाएगा। जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है, जो कि हेल्ड होता है वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार ये कन्वेंशन होता है। जो पीबीडीएल प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जो है, ये 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था, जिसको कि वर्चुअली ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका जो थीम था वाज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से कंट्रीब्यूशन करना है, ये इसका थीम रखा गया था। 16वां जो ये हुआ था, जो कि वर्चुअली हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑन दिस डे द गवर्नमेंट ऑल्सो कन्फेस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, और गवर्नमेंट इसी दिन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी देती है। इट इज द हाईएस्ट ऑनर्स कन्वर्ड ऑन ए नॉन रेसिडेंट इंडियन। हर एनआरआई के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड भी माना जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहता है या रन करना चाहता है बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who have made significant contribution in better understanding of India abroad, support India's causes and concerns in a tangible way, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है एनआरआई होते हुए भी, इंडियंस जो है अब्रॉड में है उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका कि दिस डे प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल ऑन द ओवरसीज इंडियंस कम्युनिटी गेट अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म टू गेट देमसेल्फ एंगेज्ड विद द गवर्नमेंट एंड द नेटिव पीपुल ऑफ द लैंड।
Convention are very useful in networking among the overseas Indian community residing the various parts of the world। यानी कि जो लोग इंडिया से बाहर, जो कि एनआरआई हैं और बाहर रह रहे हैं कि अलग अलग कामों के लिए, तो उनको एकत्र करना, उनको एक जगह लाने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बताया गया है। और इस माध्यम से उन सभी को एक जगह लाया जाता है, एक जगह वो जुटते हैं, ठीक है, उनको एकत्र करने का काम करता है ये बोला जा रहा है इस कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स से हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओवरसीज इंडिया। ओवरसीज इंडिया के लिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है कि प्रवासी भारतीय कौशल विकास योजना कुछ चलाई जाती है, जिसे टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एमिग्रेंट इंडियन वर्कर। जो एमिग्रेंट इंडियन वर्कर से जो बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए प्रवासी कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चाइल्ड, 100 स्कॉलरशिप पर एनम दिया जाता है, जो कि ग्रांट किया जाता है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं या एनआरआईज है, उनके स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप, हर 100 स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। नो इंडिया प्रोग्राम इट फैमिलराइजेस इंडियन ओरिजिन यूथ 18 से 30 साल के जो लोग हैं विद देयर इंडियन रूट्स एंड कंटेम्प्ररी इंडिया, ठीक है। ई माइग्रेंट सिस्टम भी है, ठीक है। साथ ही साथ ई माइग्रेंट सिस्टम क्या है कि फॉरेन एम्प्लॉयर्स जो डेटाबेस है इसको टू इंश्योर द वेलफेयर एंड चेक ऑन द एक्सप्लॉयटेशन मीट टू इमिग्रेंट्स। यानी इमिग्रेंट्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो ई माइग्रेंट सिस्टम के तहत उनको देखा जाएगा, ठीक है। उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक प्रोग्राम है वज्र, यानी विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम है ये क्या है कि एनआरआई साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए या प्रोफेशनल्स जो कि सर्व करते हैं इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर ए ब्रीफ पीरियड लैंडिंग देयर एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रोग्राम चलाए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इन ओवरसीज इंडियंस के लिए। ये जो सोर्स है ये पीआईबी से लिया गया है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छे से अच्छा लेक्चर आपके लिए ला सकूं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया लेक्चर के, अगर आपको कोई भी इन सब कोर्सेस में या कंप्यूटर कोर्सेस में या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप इस क्षेत्र से आ रहे हैं, बेसिकली बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप खूंटी रीजन से हैं, जो झारखंड का एक टाउन है खूंटी, और खूंटी से है या फिर उसके आसपास के रीजन से हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन है कि वो अगर कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, तो वो इस इंस्टीट्यूट से आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का जो ये करंट अफेयर्स का सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।